guys, welcome back to another video. This is Anushya Agrawal and you're watching channel Unicom. एग्जाम्स एकदम करीब हैं. आज का वीडियो है बीसीके के बारे में. मैं बीसीके के एमटीपी आपको सॉल्व करवा रही हूँ. इसके 40 क्वेश्चंस के साथ मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर एक चैप्टर के वो भी करवाऊंगी. अगर आपको इसी तरह की वीडियोस बीसीआर अकाउंट्स इनमें भी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एग्जाम्स को ज्यादा दिन नहीं बचे. मैं उम्मीद करती हूँ सभी ने बीसीके पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो क्विकली रिवीजन कीजिए जो हमारे बीसीके के रिवीजन वीडियोस हैं. आपको लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब जरा समझो, बीसीके के 6 चैप्टर्स हैं. पहले अपने आप में अपने मन से थर्ड चैप्टर का डर निकाल दो. ऐसा कोई डरने की बात नहीं है. अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ बैक क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, इनके क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब कवर कर लिए तो थर्ड चैप्टर आपका हो जाएगा. बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है. इसलिए ये टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो. पूरे बीसीके में अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो मेरा ये सजेशन है, पीछे के क्वेश्चंस जो बैक क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल के और जो एमटीपीज आई हैं, फर्स्ट एमटीपी, सेकंड एमटीपी, जो आरटीपी है, और अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस हैं तो वो सब अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका बीसीके प्रिपेयर हो जाएगा. आप एग्जाम में पासिंग मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे. ये सब लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे ये सभी पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं. और जो आज का एमटीपी मैं सॉल्व करवा रही हूँ वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा. सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. शुरू करें. पूरी अटेंशन, फुल फोकस के साथ, फुल एनर्जी के साथ आज का पेपर सॉल्व करेंगे. साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ एंड पॉलिसी, इकोनॉमिक्स ऑल टुगेदर डिराइव बीसीके. बीसीके के डोमेन्स के बारे में ये सब क्या कहता है. तो सीधी सी बात है, बीसीके के 3 फीचर्स आपने देखे. बीसीके इज वास्ट, बीसीके इज एक्लेक्टिक एंड बीसीके इज एवर इवॉल्विंग, एवर एक्सपैंडिंग. ये सब आपने देखा. वास्ट मतलब बहुत ही बड़ा है, बहुत सारी, इट कवर्स एवरीथिंग. इट कवर्स रिटेल, इट कवर्स होलसेल, इट कवर्स डोर टू डोर मार्केटिंग, एवरीथिंग. इट कवर्स एवरीथिंग. इट इज वेरी वास्ट. बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है. और एक्लेक्टिक मतलब इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, कि अलग अलग सारे डिसिप्लिन इसके अंदर कवर्ड होते हैं. थर्ड क्या हो गया, एवर एक्सपेंडिंग, एवर इवॉल्विंग मतलब अपडेट होता रहता है. इसमें चीजें आती रहती हैं, नए नए टर्म्स ऐड होते रहते हैं, B2B, B2C एटसेट्रा एटसेट्रा. तो यहाँ पे मैंने जो मीनिंग बताया उससे आप समझ गए होंगे. इसका आंसर क्या होगा, इट इज एक्लेक्टिक, दैट मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी. ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. ये इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है. 3 फीचर्स हैं, वास्ट, एक्लेक्टिक, मल्टी डिसिप्लिनरी. चैप्टर 1. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, गेन फॉर वन इज अ लॉस फॉर समवन एल्स. ये क्या है. बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने बात की थी. बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, इट हैज फार रीचिंग इम्पैक्ट, इट इज मल्टीफेसेटेड, इट इज कॉम्प्लेक्स. ये चारों उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे. चारों का अलग अलग मीनिंग है. डायनेमिक मतलब क्या है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग. डायनेमिक मतलब क्या है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज नॉट स्टैटिक, रुका हुआ नहीं है ना, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है. फार रीचिंग इम्पैक्ट मतलब कि हमको खूब इम्पैक्ट डालता है. कुछ एक चीज अगर जापान में हुई है उसका इम्पैक्ट भी आपको इंडिया के किसी गांव में देखने को मिल सकता है. इट हैज फार रीचिंग इम्पैक्ट. इवन बिजनेस में अगर हम टाइम बेसिस पे बात करें तो टेम्पोरल भी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है. मल्टीफेसेटेड मतलब सबके अलग अलग इम्पैक्ट डालता है, सबका अलग अलग परसेप्शन पे डिपेंड करता है. कोई भी कोई इवेंट होता है तो कोई पर्सन उसे एज अ अपॉर्चुनिटी ले सकता है और दूसरा पर्सन सेम इवेंट को थ्रेट ले सकता है. और उसी तरीके से किसी अगर कुछ होता है तो किसी के लिए गेन हो सकता है, दूसरे के लिए लॉस हो सकता है. और इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइक ह्यूमन बीइंग्स. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इट हैज वेरियस डिफरेंट इम्पैक्ट, डिफरेंट कनेक्शंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एटसेट्रा. समझ गए. अब बताओ क्या आंसर होगा. आंसर क्या होगा इसका, इट इज मल्टीफेसेटेड. करेक्ट. ठीक है. थर्ड देखो, बैंक ऑफ मदुरा, अगेन चैप्टर नंबर 3. डोंट वरी अबाउट चैप्टर नंबर 3. क्या करोगे, बैक क्वेश्चंस करोगे और एमटीपी के सारे क्वेश्चंस करोगे, चैप्टर 3 हो जाएगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, चैप्टर 3 हो जाएगा. चैप्टर 3 के अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे और मैं आपको ये क्वेश्चंस टेलीग्राम पे अपलोड करके दूंगी. लेकिन आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स फॉर चैप्टर 3 क्वेश्चंस. तो इसका आंसर क्या है, बैंक ऑफ मदुरा वॉज एक्वायर्ड बाय. क्या करना है, सिर्फ 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट करना, बैक क्वेश्चन सॉल्व करना और एमटीपी सॉल्व करना और इसका आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं.
फोर्थ क्वेश्चन के अंदर यू कैन सी पॉलिसी कंटेक्स्ट, ध्यान देना चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में कंसिडरेबल चेंजेस हुए हैं और किसी चैप्टर में चेंजेस नहीं हुए, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में थोड़ा कंसिडरेबल चेंजेस हुए हैं। तो वहां से ही क्वेश्चन आया है पॉलिसी कंटेक्स्ट, जो पॉलिसी का कंटेक्स्ट है वो कहाँ, वो उसका मेन मोटिव क्या होता है। कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है वो कई ऑब्जेक्टिव्स लेके आती है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी आता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी आता है, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव भी आता है। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सब कुछ कंसिडर कर रहे हैं। ध्यान देना क्वेश्चन मैंने एक बार अंडरलाइन करवाया था, एक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, आपके मॉड्यूल में अंडरलाइन करवाया हुआ है मैंने, और नहीं तो एक बार वो पैरा वापस से रीड करना, फाइंड आउट करना कहाँ दिया हुआ है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है और वो किसको डिनोट करता है। ठीक है, इनमें से आरबीआई का फंक्शन क्या नहीं है। आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक, इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट इज बैंकर टू द बैंक, इट फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी, ये फॉरेन करेंसी को देखता है, ये हमारी करेंसी इश्यू भी करता है, तो इश्यूअर ऑफ करेंसी भी है। तो ये सब फंक्शंस हमने आरबीआई के देखे हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या बैंकिंग फंक्शन को प्रमोट करता है। यस, मैं थोड़ा जल्दी सारे पॉइंट्स बोल रही हूँ बिकॉज इट इज अ रिविजन वीडियो। आप पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घूमना चाहिए, सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। आरबीआई के दो हमने फंक्शंस देखे थे, क्वालिटेटिव फंक्शंस और क्वांटिटेटिव फंक्शंस। याद करो, क्वालिटेटिव फंक्शंस में हमने बात की थी सीआरआर की, क्वांटिटेटिव फंक्शंस में हमने बात की थी सीआरआर की, एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट एटसेट्रा। याद करो क्या होता है बैंक रेट, बेस रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर। नहीं याद है तो वीडियोस देखो और एक बार रिमाइंड आ जाए, रिवाइज कर लो। उसके बाद में बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिस पॉइंट क्या होते हैं। ध्यान रखना, बेसिस पॉइंट इज 0.01 है ना, 100th ऑफ अ परसेंटेज, 100th ऑफ अ परसेंटेज को हम बेसिस पॉइंट्स कहते हैं। एक बेसिस पॉइंट किसको कहेंगे, 100th ऑफ परसेंटेज। अगर मैं बोलूंगी कि 25 बेसिस पॉइंट से हमारी 5% की इंटरेस्ट रेट थी, 25 बेसिस पॉइंट से गिर गई, तो अब कितनी होगी, 4.75 हमारी इंटरेस्ट रेट हो गई है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, ये आप समझ गए है ना। क्वालिटेटिव क्या क्या फंक्शन है आरबीआई के, बैंकिंग को प्रमोट करना, मॉडल सुएशन करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ बैंकिंग इज अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। कलेक्शन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन डेटा, इस पे आते हैं, बैंक टू द गवर्नमेंट सही है, फंडिंग नाबार्ड सही है, ये सब तो फंक्शन है आरबीआई के। ध्यान देना, हमने देखा है पब्लिकेशन ऑफ डेटा और स्टैटिस्टिक्स इज अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, करेक्ट। आरबीआई कई रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, इकोनॉमी के बारे में पब्लिश करता है, लेकिन सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल डेटा को आरबीआई कलेक्ट भी नहीं करता, पब्लिश नहीं करता, तो ये हो गया आपका इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई। और दिस इज द क्वेश्चन कि नॉट ए फंक्शन बताना है, तो ऑप्शन क्या हो, आंसर क्या हो गया आपका बी। हाईएस्ट प्राइस द बायर इज विलिंग टू पे, याद करो मैंने क्या बताया था, बी फॉर बायर एंड बी फॉर बिड। ठीक है, और सेलर के लिए क्या बोलते हैं हम, आस्क। ठीक है, मिनिमम प्राइस द सेलर इज रेडी टू एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बी। बदला बीटा सब अलग है, बीटा इज रिलेटेड टू रिस्क, बदला ट्रांजेक्शंस इज कंप्लीटली डिफरेंट। क्या बदला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में रिवाइज करके मुझे लिख के बताना व्हाट इज बदला। सिर्फ कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो पूरे इसमें आप इंटरैक्टिव चाहिए मुझे। अगर आप ये जो भी वीडियो, जितने मिनट्स का वीडियो है, आराम से कंसंट्रेशन के साथ इसको अच्छे से रिवाइज करते हो तो आपकी बीसीके काफी हद तक रिवाइज हो जाएगी। इसलिए साथ साथ में अभी मैं अगर आपसे बदला पूछी हूँ, साथ साथ में देखो और साथ में ही नीचे कॉमेंट में डालो ताकि आपको याद हो जाए, आप भूलो नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन में ले रही हूँ, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। ध्यान दो किसकी बात कर रही हूँ, ऑनरशिप की और मैनेजमेंट की। मतलब ऑनर्स अलग है और मैनेजर अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है। ये किस में होता है दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर है वही मैनेज करता है, पार्टनरशिप में जो ऑनर है वही मैनेज कर सकता है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं और शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। तो आंसर हो गया सी। Which of the following is not an example of socio-cultural environment? ठीक है, नहीं है। सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट मतलब किससे कंसर्न होगा, सोसाइटी और कल्चर से। ध्यान से देखिए किससे होगा, सोसाइटी और कल्चर से। सारे ऑप्शंस देखो, कौन सा सोसाइटी और कल्चर के रिलेटेड नहीं है। पहला, रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी। ठीक है,
वुमेन इज रिलेटेड टू सोसाइटी, ये सोसाइटी से रिलेटेड है तो सोशो कल्चरल एनवायरमेंट का हिस्सा है। राइजिंग इनकम, ये इकोनॉमी का हिस्सा है। फैमिली स्ट्रक्चर सोसाइटी का हिस्सा है। एजुकेशन लेवल्स सोसाइटी का हिस्सा है। आंसर क्या हो गया? बी, इट इज इकोनॉमिकल एनवायरमेंट का पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंडेड बाय टू डैनिश इंजीनियर्स? अगर L&T बहुत सिंपल है, मतलब मुंह पे आ गया, लार्सन एंड टर्बो आंसर ही बता दिया मैंने। दो डेनिश इंजीनियर्स जिन्होंने इंडिया में रिफ्यूज लिया था और एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी बना दी, वो थी L&T। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो। ओके, पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेसेस, बहुत बार बताया गया पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में क्या होता है। आप एक डिमांड रखी जाती है, उसके बेसिस पे पॉलिसी बनती है, उस पर फीडबैक आता है, तो इट इज बाई डायरेक्शनल। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाई डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल आंसर हो ही नहीं सकता, बाई डायरेक्शनल। फ्री एंड फेयर कंपटीशन इंश्योर्स, किसके बारे में बात हो रही है? याद करो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। फ्री एंड फेयर कंपटीशन इंश्योर्स व्हाट? देखो, ध्यान से देखो, लेगार्ड मतलब जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, उनको पनिश किया जाता है क्योंकि उनके पास लोग नहीं आएंगे, तो ऑफ कोर्स इट इंश्योर्स दिस। और फिर बूस्ट, फिर फिक्स्ड चॉइस, ध्यान देना मैंने ये गलती की थी, फिक्स्ड की जगह पहले फ्री पढ़ लिया तो आंसर बदल गया, लेकिन ये क्या है? फिक्स्ड है। increases efficiency, of course it increases innovation, yes। तो हम CCI में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में बात करते हैं कि इंश्योर करता है कि फ्री एंड फेयर कंपटीशन रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, सभी प्रोड्यूसर्स आपस में बहाना कॉम्पीट करें ताकि कंज्यूमर को एकदम फेयर प्राइस पे सामान मिले। ठीक है, तो तीनों मैंने ऑप्शन बता दिए कि तीनों चीजें, पनिशिंग द लगार्ड, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, इंक्रीजेस इनोवेशन, ये तीनों ही फ्री एंड फेयर कंपटीशन की वजह से होता है। अब क्या कस्टमर के पास फ्री चॉइस होती है, फिक्स्ड चॉइस होती है? कस्टमर के पास फ्री चॉइस होती है, तो दिस इज रॉन्ग। सो 11th A में यही पूछा है, तो आंसर हो गया बी। Security whose price is derived, the word derived lead us to derivation, तो derivative, तो ऐसी सिक्योरिटी जो अपनी अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव करती है उसे हम डेरिवेशन कहते हैं। वेरी सिंपल, ओके फाइन, ओके, इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। याद करो, जल्दी जल्दी सब लोग याद करेंगे। मिनिमम कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने होते हैं? पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? 7। मैक्सिमम कितने होते हैं? अनलिमिटेड। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी याद करो, दोनों में मैक्सिमम मिनिमम, तो आपको अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पब्लिक कंपनी में कितने, प्राइवेट कंपनी में कितने, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 200। ओके, 200 इज द राइट आंसर। एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन, ध्यान देना, एनवायरमेंट को एनालाइज कर रहे हो, एक्सटर्नल को, इंटरनल को एनालाइज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन व्हाट? इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, यस। टर्निंग थ्रेट्स टू फॉर्म्स एडवांटेज, यस। एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटीज एंड टेक ऑप्टिमल रिस्पॉन्स, यस। थ्रेट मतलब क्या होता है? ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन जिसकी वजह से हमें नुकसान होगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? ऐसी फेवरेबल कंडीशन इन एनवायरमेंट जिसकी वजह से हमें फायदा होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेन कंपनी। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, चाहे आपने कोई चैप्टर पढ़ा नहीं हो, लेकिन कभी भी अपने दिमाग में ये सोचना नहीं कि मैंने वो पढ़ा नहीं। उस क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करो जैसे कि आपको आता है। अब जैसे देखो, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेन कंपनी। नाम देखो, डॉक्टर रेड्डी। आप लोग अगर साउथ इंडियन मूवी देखते हो तो आपको रेड्डी नाम कितनी बार सुना होगा। अगर साउथ इंडिया से हो तब आपको रेड्डी सरनेम कितनी बार सुनने को मिला होगा। तो इसी से अगर गैस भी मारोगे तो पता चल जाएगा कि डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। मतलब जरूरी नहीं है हमेशा सही हो, मतलब आप ये मत समझ लेना कि ऐसा थोड़ी ना होता है, जरूरी नहीं है सही हमेशा ऐसा ही हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप यू विल समहाउ रीच टू अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर निकल जाएगा, सही निकल जाएगा। ये वॉलमार्ट, नेस्ले, HP ये सब क्या है? फॉरेन कंपनीज है। डॉक्टर रेड्डी फॉरेन कंपनी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन मे नॉट बी कंसेप्चुअलाइज्ड एज, ध्यान देना, मैंने आपको अच्छे से बताया था, डाइवेस्टमेंट है ना, और डिस्प्लेसमेंट, डेलीगेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ये 4 हमने पढ़े हैं प्राइवेटाइजेशन के तरीके। इनमें से क्या नहीं है? डेडिकेशन। ठीक है, 16th का सी आंसर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेबी फंक्शन एज
वन बॉडी, मतलब ये सिंपली है 3 चीजें होती हैं, ध्यान देना इसके अंदर भी, क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी लेजिस्लेटिव एंड क्वाजी एग्जीक्यूटिव। क्या क्या होती है ध्यान देना। क्वाजी जुडिशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वह ना रूल भी देता है, रूलिंग्स भी देता है और डिसीजन भी लेता है, तो जुडिशियल। और एग्जीक्यूटिव मतलब ये एग्जीक्यूट करता है अपनी पॉलिसीज को, या आरबीआई की पॉलिसीज को, या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आते हैं, डायरेक्टिव्स आते हैं, उन सबको। और लेजिस्लेटिव मतलब ये खुद भी रूल्स फॉर्म करता है, इसलिए लेजिस्लेटिव। तो ये तो क्वाजी मतलब कंप्लीटली लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, क्वाजी मतलब कुछ कुछ है ना लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी हैं इसके। तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी है, जुडिशियल फंक्शंस भी है और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी हैं। और क्वाजी फिस्कल नहीं है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। ADR. ADR stands for American Depository Receipt. GDR stands for Global Depository Receipt. FDI मतलब Foreign Domestic Investment, Foreign Direct Investment, sorry, Foreign Direct Investment. FPI मतलब Foreign Portfolio Investment, ठीक है। और उसके ये आपका हो गया, ठीक है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, एफडीआई, एफपीआई, ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कुछ कुछ आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, HUF कैनॉट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बैक क्वेश्चन भी है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। कौन से मेंबर नहीं होते हैं, मुस्लिम फैमिली के नहीं होते हैं, बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी सब इसमें होते हैं एक्सेप्ट मुस्लिम। नाउ पेस्टल, बहुत अच्छे से ध्यान देना, इजी है, सिंपल है। पेस्टल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, है ना, और एनवायरमेंटल। और ये क्या है, सिर्फ मैक्रो एनवायरमेंट को शो करता है, माइक्रो नहीं इंक्लूड इसमें होता है। एक्सटर्नल में मैक्रो एनवायरमेंट को ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इंडियन एलपीजी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। आंसर इज IOCL, चैप्टर नंबर 3। टेंशन मत लेना, सेम क्वेश्चन चैप्टर 3 से पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। चैप्टर 3 को बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं मानेगा। चैप्टर नंबर ये देखो 22 चैप्टर नंबर 4 का है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को कम किया रिलेटेड टू इंपोर्ट के रिलेटेड, किसका एग्जांपल हो गया, ग्लोबलाइजेशन का। यू आर ओपनिंग अप इंडियन बॉर्डर्स फॉर फॉरेन ट्रेड, तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन में इंक्लूड करेंगे। प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ हम प्राइवेट प्लेयर्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का ही पार्ट है। एग्रीगेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीज थिंग्स, वो अलग चीज है, इट इज सिंपली रिलेटेड टू कंसोर्टियम एटसेट्रा, ठीक है। ये हो गया आपको। नेक्स्ट 23 देखो, द आरबीआई हैज बीन वेस्टेड विद एक्सटेंसिव पावर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आपके बैक क्वेश्चंस में भी दिया हुआ है। सिंपल आंसर है इसका बोथ A एंड B, तो आंसर हो गया C। Is a strategy that is used to minimize the risk of a particular investment. Again सेम चीज बोलूंगी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ये वाला भी आपके बैक क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। इसका आंसर है हेजिंग, आंसर होगा C, हेजिंग। 25th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, कोई भी पर्सन, आई रिपीट कोई भी इसका आंसर दे सकता है, क्योंकि बाकी सब चीजें इकोनॉमी पैसों से रिलेटेड है एक्सेप्ट D, दैट इज इक्वल टू रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से इनकरेक्ट मार्क करना है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, आप आंसर कर सकते हो। ये भी पार्टनरशिप रिलेटेड है, ये भी पार्टनरशिप रिलेटेड है, ये नहीं है क्योंकि इसमें लिमिटेड बताई गई है और पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, लिमिटेड लायबिलिटी होती है LLP में, ठीक है। 27th क्वेश्चन देखो, who is the present CEO and MD of Larsen and Toubro Limited? It is S.N. Subramaniam। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको थोड़ा सा बैक क्वेश्चन हो, इन सबको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसमें रिस्क फैक्टर रहेगा चैप्टर 3 में। लेकिन मैं अभी इस टाइम पे आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि चैप्टर 3 पढ़ने बैठो, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। आप लोग को अगर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 3 अब इस टाइम पे अब आप रिवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, question number, we have come to question number 28. Which of the following statements about RBI is incorrect? कौन सा incorrect है? तो it deals largely with government centers and state banks. Its role to ensure monetary stability, including stability of domestic price levels. One of its mission is to protect the interest of policyholders. RBI is the sole authority for the issue of currency in
इंडिया, और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो आप ध्यान से देखोगे ना इसके मिशन के बारे में, आरबीआई इज नॉट कनेक्टेड टू पॉलिसी। पॉलिसी होल्डर्स के लिए कौन है हमारे पास? इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो दैट इज IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आरबीआई का मिशन नहीं है। 28 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, एब्सोल्युटली। 29, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1992 आर कॉल्ड एलपीजी। क्यों कहते हैं? इट इज liquefied petroleum gas. No, because it is liberalization, privatization and globalization. That is why it is called LPG. देखो इनमें से क्या आंसर है? कोई भी नहीं मैच कर रहा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करेक्ट। ओके, 30th का देखो, सेटिंग लो प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्करेज। ध्यान से देखो, चारों मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, चारों इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, इसलिए चारों समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। प्री एम्प्टी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? मार्केट को खाली कर देना। रिलायंस जियो की जैसे इतनी कम प्राइजेस रखना कि कोई मार्केट में आ ही नहीं आ पाए, ऑलरेडी जो मार्केट में है वो भी मार्केट से हट जाए, तो उसे हम कहते हैं प्री एम्प्टिव प्राइसिंग। करेक्ट। प्राइस सेंसिटिविटी मतलब क्या होते हैं? जब आपके कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं, मतलब हल्के से प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होता है, उसे प्राइस सेंसिटिविटी कहते हैं। सी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप अलग अलग कस्टमर्स से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, तो उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? ध्यान देना, प्राइस इलास्टिसिटी, आप सभी क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट्स, है ना, सभी स्टूडेंट्स क्या हो? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, इलास्टिक, इन इलास्टिक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्या होता है इलास्टिसिटी? द डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट इज इलास्टिक। इसका मतलब क्या हो गया कि जरा सा प्राइस मूव करेगा, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा मूव करेगी। अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो क्या मतलब होगा कि प्राइस चाहे कितनी भी मूव करे, लेकिन डिमांड वो की वो रहती है। आप बोलोगे मैम सेंसिटिविटी और इलास्टिसिटी सेम हुई क्या? देखो, प्राइस सेंसिटिविटी हम किस कनेक्शन में देखते हैं? कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारा कस्टमर सेंसिटिव है या नहीं है, वो प्राइस के साथ अपनी प्रेफरेंसेस को बदलाव करता है या नहीं है, वो होता है। प्राइस इलास्टिसिटी किसके कंसर्न में देखते हैं? प्रोडक्ट के कंसर्न में, कि इस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो थोड़ा सा एकदम माइन्यूट डिफरेंस इसमें है। तो इसका 30th का आंसर क्या हो गया? ए। 31 का आंसर देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये डोरमेंट कंपनी है, वन मैन कंपनी है, ये सब क्या आया? वन पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये कब आया? ये 2013 कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो डोरमेंट कंपनी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो आंसर हो गया ऑला करेक्ट। ठीक है। 32, पेस्टल, अभी बताया पेस्टल, जल्दी से इसका आंसर करोगे सबके सब, तो ये आंसर अपने आप कर सकते हो। 32 का पेस्टल मैंने आपको बता दिया है, आंसर होगा डी। 33, विच कंपनी फोर्ब्स की बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट में, बड़ा मजा आता है ये देखने में मुझे, इसकी है द बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट में अमेजॉन वॉज सेकेंड, सैमसंग वॉज फर्स्ट। लेकिन सैमसंग आपके चैप्टर 3 में नहीं दिया गया, इसलिए बात ही नहीं हुई उसकी। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आई गेस इज 4th एंड एप्पल इज 6th, है ना, ऐसा इनकी रैंकिंग है। वॉलमार्ट इज नॉट इन टॉप 10, तो हमें मतलब नहीं है। करेक्ट हो गया, हो गया। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द वन विच मे बी कंसिडर्ड एज ए पब्लिक पॉलिसी। व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? विच हैज इम्पैक्ट ऑन वास्ट पब्लिक, इट इज नोन एज पब्लिक पॉलिसी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रीड इट। टू परचेज अ फ्लीट ऑफ कार्स, ये कार परचेज करनी है, पब्लिक के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, मेन पब्लिक के इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक बिल्डिंग डेमोलिश किया, वास्ट पूरे नेशन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। पार्क का नाम चेंज किया, इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसको हम पब्लिक पॉलिसी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इनफैक्ट द होल नेशन, यूनिफॉर्म टू द होल नेशन। आंसर हो गया सी। सेबी से पहले क्या था? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में स्टैब्लिश हुआ, लेकिन उससे पहले हमारे पास था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, जो कैपिटल मार्केट को देखता था। सेबी वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड कि वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। करेक्ट, ठीक है, आप लोग समझ गए। 36 का आंसर अभी करेंगे। सो नाउ व्हाट इज कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन, ये एकदम बैक क्वेश्चन आपसे अगेन बैक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, और सिमिलरली इसमें ये पीछे एमटीपीज में भी आपको मिलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है? जब दो एंटिटीज मिलके एक नई एंटिटी बनती है, उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड? एंड द आंसर इज
ऋषित प्रेम जी। चैप्टर नंबर 3 बैक क्वेश्चंस, बस दिमाग रखना बैक क्वेश्चंस, एमटीपी जितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अगर सारे क्वेश्चंस चाहिए चैप्टर नंबर 3 के, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करूंगी। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी ये आया है, पिछली बार क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में। आंसर इज सी, इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर catered स्पेसिफिकली बाय, आंसर है नाबार्ड, दिया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में आपके नाबार्ड के बारे में बताया गया है। उसमें आप देखोगे कि नाबार्ड सेल्फ हेल्प, SHG की फुल फॉर्म होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको फंडिंग करता है। अब गवर्नमेंट फंडिंग करने वाली 400 करोड़ नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर, ये किस में मानेंगे, फिस्कल में। मॉनेटरी में क्या होता है, मनी सप्लाई को देखते हैं। एफडीआई पॉलिसी में क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट करते हैं ना, एनकरेज करते हैं एटसेट्रा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या होता है, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ध्यान देना, ये इस बार ऐड हुआ है, ये चारों पॉलिसीज इस बार ऐड हुई है, चेंजेस आए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फिस्कल इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया 40th का ए, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। आई होप दिस इज क्लियर। सो हमने देखो मजाक में पूरा एमटीपी सॉल्व किया, थोड़ा बहुत चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश की, बीसीके के चैप्टर्स, थोड़े बहुत आपको आइडिया लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो भी आपको आइडिया लगे, किस तरीके से पढ़ना है आइडिया लगा। हमारी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आप जरूर अच्छे से क्लियर कर पाओगे, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस और फेथ रखना। मैं मिलूंगी आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।